नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो हमारे इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों को इम्पेक्ट करता है, और वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ लोग काम करना चाहते हैं, उनके पास एबिलिटी भी होती है, पर उन्हें सही नौकरी नहीं मिलती। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन। तो दोस्तों, जब एक व्यक्ति के पास काम करने की क्षमता और इच्छा दोनों होती है लेकिन उसे जॉब ना मिले तो इस कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये एक परमानेंट कंडीशन नहीं होती, ये एक टेम्पोररी सिचुएशन है जो डिमांड और सप्लाई के गैप की वजह से होती है। मतलब कभी कभी काम की अवेलेबिलिटी कम होती है और इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ जाती है। ये कंडीशन सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं, यानी 15 से 60 साल के बीच। इस एज ग्रुप को प्रोडक्टिव और काम करने लायक माना जाता है। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एज इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि फिजिकल और मेंटल फिटनेस भी जरूरी है। अगर व्यक्ति फिट है काम करने के लिए, तभी वो अनएम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन के अंडर काउंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का एनालिसिस हमेशा करेंट वेज रेट के हिसाब से होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और करंट मार्केट के सैलरी को एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन फिर भी उसे जॉब ना मिले तो उसे अनएम्प्लॉयड माना जाता है। तो सिंपल शब्दों में अनएम्प्लॉयड व्यक्ति वो है जिसके पास एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, पर फिर भी उसे जॉब नहीं मिल पाता करेंट वेज रेट पर। तो दोस्तों, ये था डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स, यानी वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जहां व्यक्ति के पास काम करने की एबिलिटी होती है लेकिन वो खुद काम करना नहीं चाहता। मतलब यहाँ पे पर्सन कैपेबल है पर अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड रहना पसंद करता है। इसके कई रीजन हो सकते हैं। कभी कभी लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते, जैसे सैलरी कम मिल रही हो या काम का प्रेशर ज़्यादा हो। कुछ लोग बेटर अपॉर्चुनिटी के वेट में भी जॉब छोड़ देते हैं। कभी कभी पर्सनल रीजन भी होता है, जैसे हेल्थ इशू, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी या हायर एजुकेशन का प्लान। इसलिए वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड रहता है, ना कि किसी मजबूरी या मजबूर करने वाले इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। यहाँ पे नेक्स्ट है इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये तब होता है जब व्यक्ति के पास एबिलिटी भी होती है और विलिंगनेस भी होती है काम करने की, लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिलता। मतलब वो काम करना चाहता है करेंट वेज रेट पर, लेकिन जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये सिचुएशन इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा सीरियस है। तो ये था दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे सब कैटेगरीज ऑफ इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो दोस्तों, इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती है जो इकोनॉमी के डिफरेंट रीजन से जुड़ती है। तो चलिए एक एक करके इन सब कैटेगरीज को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तब होती है जब इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में ही कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से लोगों को जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं फैक्टर्स जैसे रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, कैपिटल फॉर्मेशन का स्लो होना, या लोगों के पास जो स्किल्स है उनका अवेलेबल जॉब्स के साथ मैच ना करना। जैसे कोई आदमी सिर्फ मैनुअल लेवल करना जानता है लेकिन मार्केट में सिर्फ आईटी जॉब्स अवेलेबल है। इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म होता है। ये इसलिए क्योंकि इसका सॉल्यूशन सिर्फ ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग से ही पॉसिबल होता है। तो ये था स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
ये एक हिडन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहां लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका काम आउटपुट या प्रोडक्टिविटी में कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं करता। ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। जैसे एक खेती के काम को 3 लोग आसानी से कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे 6 लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे बाकी 3 लोग एक्चुअली अनएम्प्लॉयड ही माने जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि अगर उन्हें हटा दिया जाए तो भी प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा और इसीलिए इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो मेनली जॉब स्विच करने, रिलोकेशन या जॉब सर्च के प्रोसेस के टाइम होती है। जैसे अगर कोई आदमी एक जॉब छोड़कर नए जॉब की तलाश में है तो उस पीरियड में वो अनएम्प्लॉयड होगा। कभी कभी स्ट्राइक, ले ऑफ या मार्केट में इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से भी लोग टेम्पोररी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इस अनएम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन छोटा होता है और ये किसी भी डायनामिक लेबर मार्केट का नेचुरल पार्ट होती है। तो ये था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। यहाँ पे नेक्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इकोनॉमी के ट्रेड साइकिल के अप्स एंड डाउन से होती है। जब रिसेशन आता है तब डिमांड गिर जाती है, प्रोडक्शन कम होता है और कंपनीज लोगों को निकालना शुरू करती है। इस वजह से लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। जब इकोनॉमी दोबारा ग्रो करना शुरू करती है तो डिमांड बढ़ने लगती है और लोगों को वापस जॉब्स मिलने लगती है। इसलिए इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट साइक्लिकल नेचर की होती है, इकोनॉमिक साइकिल के साथ आती और जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी समस्या है जो लंबे समय तक चलती है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। इसका मेन रीजन होता है पॉवर्टी, लो प्रोडक्टिविटी, पुअर कैपिटल यूज और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। इस टाइप में लोग काम करना चाहते हैं पर इकोनॉमी उन्हें इनफ प्रोडक्टिव जॉब्स नहीं दे पाती। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग की कमी की वजह से रिसोर्सेज होने के बावजूद उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। इससे लोग लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को और बढ़ा देती है। यहाँ पे नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए ये तब होती है जब नए मशीन्स और ऑटोमेशन की वजह से ह्यूमन लेबर की डिमांड कम हो जाती है। जैसे अगर एक फैक्ट्री में पहले 10 लोग काम करते थे लेकिन अब रोबोट या ऑटोमेटेड मशीन से वही काम सिर्फ 2 लोग संभाल लेते हैं तो इस वजह से 8 लोग अपनी नौकरी खो देते हैं। टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है लेकिन अगर वर्कर्स को नए स्किल्स नहीं मिलते तो वो जॉबलेस हो जाते हैं। इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ज़्यादा होती है। तो ये थे साइक्लिकल, क्रोनिक और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पे। यहाँ पे नेक्स्ट है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये उन लोगों के साथ होती है जो डेली वेज या टेम्पोररी जॉब्स करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, रोड बिल्डिंग या सीजनल हार्वेस्टिंग जैसे काम। जब काम खत्म हो जाता है या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है तब ये वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इनके पास रेगुलर और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट का एश्योरेंस नहीं होता, इसलिए उनका एम्प्लॉयमेंट कैजुअल नेचर का होता है, कभी काम होता है और कभी नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों ये तब होता है जब किसी व्यक्ति को साल के कुछ स्पेसिफिक महीनों में ही काम मिलता है और बाकी समय वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। जैसे जब सोइंग का सीजन होता है यानी बीज बोने का समय, तब फार्मर्स को काम मिलता है। फिर हार्वेस्टिंग के टाइम यानी जब फसल काटनी होती है तब भी काफ़ी लेबर की ज़रूरत होती है। लेकिन इन दोनों सीजन्स के बीच बहुत सारे वर्कर्स के पास कोई काम नहीं होता। इस पीरियड में वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं।
इसलिए इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये काम की सीजनल डिमांड पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये थे इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग टाइप्स जो इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट से जुड़े होते हैं। यहाँ पे हर टाइप का अपना स्पेसिफिक रीजन और इम्पैक्ट होता है, चाहे वो स्किल मिसमैच हो, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो या इकोनॉमिक स्लोडाउन। इन सब कैटेगरीज को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि सोशल और पर्सनल लेवल पर भी लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस करते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये तब होता है जब एक व्यक्ति एम्प्लॉयड तो होता है लेकिन उसकी पूरी कैपेसिटी, स्किल्स या एडुकेशन का सही यूज नहीं हो पाता। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, विजिबल और इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे पहला है विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों, ये तब होता है जब व्यक्ति को फुल टाइम काम नहीं मिलता और वो पार्ट टाइम या लिमिटेड आवर्स का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो हफ्ते के सिर्फ 2-3 दिन ही काम पाता है, जबकि वो फुल टाइम काम करने के लिए रेडी है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि उसका पोटेंशियल पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा। इसी को हम विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये तब होता है जब व्यक्ति को जॉब तो मिल जाती है लेकिन वो अपने स्किल और एडुकेशन के नीचे लेवल का काम कर रहा होता है। जैसे एक MBA ग्रेजुएट किसी क्लर्क की जॉब कर रहा है या एक इंजीनियर सेल्समैन की नौकरी कर रहा है। यहाँ वो एम्प्लॉयड तो है लेकिन उसकी असली स्किल्स और क्वालिफिकेशंस का यूज नहीं हो रहा। इसी वजह से इसे इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि इसको इजीली आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये था अंडर एम्प्लॉयमेंट का एक फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे कौन कौन से मेजर रीजन्स होते हैं। यहाँ पे पहला रीजन है स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोस्तों, बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन है हमारे देश का धीरे धीरे विकास करना। जब इकोनॉमी तेजी से ग्रो नहीं करती तो नए फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और बिजनेसेज एस्टैब्लिश नहीं होते। इसका सीधा असर होता है जॉब क्रिएशन पर। जब नए सेक्टर्स डेवलप ही नहीं होते तो नए लोगों के लिए नौकरियां भी नहीं बनती। ऐसे में जो लोग ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है उनके साथ नए जॉब सीकर्स भी जुड़ते जाते हैं, जिससे समस्या और भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो देखिए, इंडिया जैसे देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भी बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है। हर साल लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल और कॉलेज से पास आउट करते हैं और जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसी स्पीड से क्रिएट नहीं हो पाती। जब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होती है, यानी जॉब सीकर्स की संख्या जॉब से ज़्यादा होती है, तो नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इससे यूथ फ्रस्ट्रेशन, पॉवर्टी और सोशल अनरेस्ट भी बढ़ता है। नेक्स्ट रीजन है आउटडेटेड टेक्निक्स। तो हमारे देश के कई प्रोडक्टिव सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अभी भी पुराने और इनएफिशिएंट टेक्निक्स का यूज करते हैं। ये सेक्टर्स मॉडर्न मशीन्स और ऑटोमेशन की जगह मैनुअल लेवल पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। इस वजह से प्रोडक्शन तो लो होती है, साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड बन जाती है। जब तक हम मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को मास लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जंप लाना मुश्किल होगा। यहाँ पे नेक्स्ट है इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों, बेरोजगारी का एक और मेजर रीजन है हमारी एजुकेशन सिस्टम का प्रैक्टिकल लाइफ से डिस्कनेक्टेड होना। हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट्स को मोस्टली थियोरिटिकल नॉलेज दी जाती है, लेकिन उन्हें ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाए जाते जो उन्हें तुरंत किसी जॉब के लिए तैयार करे। वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज की कमी के कारण ग्रेजुएट सिर्फ डिग्री होल्डर्स बन जाते हैं पर जॉब्स के लायक नहीं। इस मिसमैच के कारण ही यूथ के अंदर फ्रस्ट्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही बढ़ता है। यहाँ पे नेक्स्ट है पुअर गवर्नमेंट प्लानिंग। तो दोस्तों, हमारे यहाँ बेरोजगारी में सरकारी पॉलिसीज और प्लानिंग का एक बड़ा योगदान है।
अगर प्लानिंग प्रॉपर ना हो या स्कीम्स ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट ना हो पाए तो जॉब जनरेशन एक्सपेक्टेड लेवल पर नहीं हो पाती। कई बार योजनाएं सिर्फ पेपर्स तक सीमित रह जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एमएसएमई प्रमोशन, स्टार्टअप सपोर्ट जैसे एरियाज में अगर गवर्नमेंट प्रोएक्टिव ना हो तो नए एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज क्रिएट नहीं होते। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच गैप ही अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन बन जाता है। तो दोस्तों ये थे मेजर रीजन्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट का एक फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाता है। बेरोजगारी एक ऐसा इशू है जिसका सही डेटा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट को ऑफिशियली मेजर कौन करता है। तो दोस्तों इसको मेजर करने का काम करता है एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसे पहले हम एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहते थे। ये इंस्टीट्यूशंस मोस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है। इनका काम होता है डेटा कलेक्ट करना और एनालिसिस करना। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के लिए अब एक डेडिकेटेड सर्वे होता है जिसे कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस सर्वे के थ्रू पता चलता है कि लोगों का एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, यूजुअल, वीकली और डेली बेसिस पर। यहाँ पे पहला मेथड है यूजुअल स्टेटस मेथड। ये मेथड अनएम्प्लॉयमेंट को लॉन्ग टर्म बेसिस पर मेजर करता है। इसमें किसी व्यक्ति के पिछले एक साल के एम्प्लॉयमेंट पैटर्न को देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे साल काफ़ी ज़्यादा समय तक अनएम्प्लॉयड रहा तभी उसे अनएम्प्लॉयड माना जाता है। यानी अगर किसी ने थोड़ा बहुत काम भी किया हो तो उसे अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाता। इस वजह से ये मेथड अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे कम एस्टीमेट देता है। ये मेनली क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाता है, ना कि सीजनल या कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट को। नेक्स्ट है यूजुअल प्रिंसिपल प्लस सब्सिडियरी स्टेटस मेथड। तो इस मेथड में एम्प्लॉयमेंट को दो एंगल से देखा जाता है, प्रिंसिपल और सब्सिडियरी। प्रिंसिपल स्टेटस बताता है कि व्यक्ति मेन काम क्या करता है, जबकि सब्सिडियरी स्टेटस उस एडिशनल काम को कवर करता है जो व्यक्ति कभी कभी करता है, जैसे सीजनल या कैजुअल वर्क। इस मेथड में अगर किसी व्यक्ति ने पूरे साल में कम से कम 30 दिन भी काम किया है तो उसे एम्प्लॉयड माना जाता है। इस अप्रोच से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म जॉब्स भी यहाँ पे काउंट होती है। ये मेथड थोड़ा बैलेंस एस्टीमेट देता है, ना बहुत कम और ना बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है करंट वीकली स्टेटस। तो इस मेथड में एम्प्लॉयमेंट को एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में चेक किया जाता है। अगर किसी ने पिछले हफ्ते कम से कम 1 घंटा भी काम किया हो तो उसे एम्प्लॉयड माना जाता है। ये मेथड कैजुअल वर्कर्स और पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को भी कवर करता है। इसका फोकस शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे होता है, इसलिए ये मेथड टेम्पोररी या अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इसमें परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट का क्लियर आइडिया नहीं मिलता। नेक्स्ट है करंट डेली स्टेटस। तो ये मेथड अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने का सबसे डिटेल्ड और डायनामिक तरीका है। इसमें हर व्यक्ति का हर दिन का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नोट किया जाता है। इस मेथड में अगर किसी दिन किसी व्यक्ति ने काम नहीं किया तो उस दिन के लिए उसे अनएम्प्लॉयड काउंट किया जाता है। इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति 1 हफ्ते या 1 महीने में कितने दिन काम पर था और कितने दिन नहीं था। इस मेथड से ओपन, सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबको ट्रैक किया जा सकता है। इस वजह से ये मेथड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एस्टीमेट देता है। तो दोस्तों ये थे अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के 4 तरीके। यहाँ पे हर मेथड का अपना अप्रोच है और अपना पर्पज है। जब गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स प्लानिंग करते हैं तो इन डेटा सोर्सेज का यूज करके ही समझते हैं कि बेरोजगारी का असली तस्वीर क्या है। इसलिए सिर्फ डेटा देखना काफ़ी नहीं होता, ये समझना भी ज़रूरी होता है कि वो डेटा कैसे कलेक्ट किया गया है। तभी हम समझ पाएंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स।
तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने कई डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्कीम शुरू की है जो एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी पर फोकस करती है। इनका एम है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, बेटर मार्केट्स देना और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना ताकि नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके। तो चलिए इन इंपॉर्टेंट स्कीम्स को एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है पीएम किसान संपदा योजना जो 2017 में लॉन्च हुई थी। इनका मेन फोकस है फूड प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, मतलब कि किसानों के प्रोड्यूस को डायरेक्टली मार्केट और इंडस्ट्रीज से लिंक करके उन्हें बेटर प्राइस और एम्प्लॉयमेंट के चांसेज मिले। नेक्स्ट है पीएम फसल बीमा योजना जो 2016 में शुरू हुई थी। ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो फार्मर्स को नेचुरल कैलामिटीज या क्रॉप फेल्यूर के केस में प्रोटेक्शन देती है। इससे फार्मर्स की इनकम सिक्योर होती है और वो अपना काम छोड़ने की बजाय फार्मिंग कंटिन्यू कर पाते हैं। नेक्स्ट है पीएम कृषि सिंचाई योजना जो 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका एम है हर खेत को पानी यानी इरिगेशन फैसिलिटीज को एक्सपांड करना। जब इरिगेशन अच्छी होती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। नेक्स्ट है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसे 2016 में शुरू किया गया था। ये एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म है जहां फार्मर्स डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। इससे उन्हें फेयर प्राइस मिलता है, मिडिलमैन कम होते हैं और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी के साथ नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है PKVY यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना जो 2015 में स्टार्ट हुई थी। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। ये स्कीम फार्मर्स को सस्टेनेबल मेथड सिखाती है जिससे नए एग्री बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। तो दोस्तों, ये स्कीम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और नए जॉब्स क्रिएट करने में हेल्प करती है। इसीलिए इन्हें हम अनएम्प्लॉयमेंट के सॉल्यूशन के अंडर डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स के रूप में पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम समझेंगे कुछ सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम्स के बारे में। तो दोस्तों, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक सोशल चैलेंज भी है। इसीलिए सरकार ने कुछ सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की है जो वल्नरेबल सेक्शंस जैसे वोमेन, पुअर, एल्डरली और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को प्रोटेक्शन देती है। तो चलिए इन इंपॉर्टेंट स्कीम्स को एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे पहला है पीएम मातृ वंदना योजना जो 2017 में लॉन्च हुई थी। ये मैटरनिटी केस बेनिफिट स्कीम है जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वोमेन को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। इससे वोमेन की हेल्थ सिक्योर होती है और उनके लिए सेफ मदरहुड इंश्योर किया जाता है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना जो 2015 में स्टार्ट हुई थी। ये स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए है जहां उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक एश्योर्ड पेंशन दी जाती है, मतलब ओल्ड एज में भी उनके पास बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट है पीएम उज्ज्वला योजना जो 2016 में लॉन्च हुई थी। ये बीपीएल वोमेन को फ्री एलपीजी कनेक्शन देती है। इससे उनकी हेल्थ प्रोटेक्ट होती है, इंडोर पोल्यूशन कम होता है और डिग्निटी के साथ कुकिंग फैसिलिटीज मिलती है। ये एक मेजर वोमेन सेंट्रिक वेलफेयर इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट स्कीम जो 2015 में स्टार्ट हुई थी। ये स्कीम सोलर एनर्जी सेक्टर में यूथ को ट्रेनिंग देती है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं और स्किल्ड मैन पावर डेवलप होती है। और फाइनली आता है जीवन प्रमाण योजना जो 2014 में स्टार्ट हुआ था। ये एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्कीम है जो पेंशनर्स के लिए लॉन्च की गई। इसके थ्रू पेंशनर्स अपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं और उन्हें पेंशन लेना इजी हो जाता है। तो दोस्तों, ये सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम्स एक तरह का सेफ्टी नेट क्रिएट करती है जिससे वल्नरेबल ग्रुप्स की बेसिक नीड्स जैसे हेल्थ, पेंशन, फ्यूल, मैटरनिटी और स्किल्स सिक्योर होती है।
और इनडायरेक्टली ये स्कीम्स अनएम्प्लॉयमेंट को भी टैकल करने में हेल्प करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।